हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सभी को और गुड इवनिंग अगेन। जल्दी से बता देंगे एक बार सभी लोग, ऑडिबल है सभी को क्लियरली? क्लियर? चलिए, तो हम बात करते हैं और अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पढ़ चल रहा था अपना, और मैं आपको पढ़ा रहा था पोल पिच के बारे में। पोल पिच क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। मैंने आपको बोला था पोल पिच क्या होती है बेटा, पेरिफेरल डिस्टेंस, यानी कि आपके पास में दो एडजेसेंट पोल है। जैसे मान लो नॉर्थ एंड, ये मान लो आपके पास में आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये इसको बोला जाता है पोल पिच। इसको बोलते हैं अपन पोल पिच। क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें आगे यहां पर इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो यहां पर देखो ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर पूछता है कि बताओ पोल पिच कैसे निकालते हैं। पोल पिच के बारे में पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे समझना। पोल पिच, अब बेटा पोल पिच जो होता है वो आपके पास में निकालते हैं अपन स्लोट्स पर पोल से। पोल पिच अपन निकालेंगे स्लोट्स डिवाइड बाय पोल। यानी अगर आपको कभी भी एग्जामिनर अगर आपको पूछ ले तो आप यहां से करके क्या निकालोगे, पोल पिच आप निकालोगे। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा समझना, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इन ए इन ए 4 पोल डीसी मशीन, या फिर आपसे बोलेगा ए 4 पोल डीसी मशीन हैज 20 coil देन फाइंड पोल पिच। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर मान लो एग्जामिनर अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल पूछ ले, क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से एक बार कमेंट करके, क्या आंसर आएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा आपका। किसी ने बोला 10 आंसर आ रहा है, और बताइए बाकी सभी का। नहीं, ध्यान रखना मैकेनिकल में नहीं निकलेगा वो, आपको यहां से जो निकलेगा वो बात की बात है। आपको बस स्लोट्स पर पोल करके आपको आंसर निकालना है। क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला स्लोट्स पर पोल करके आपको निकालना है आंसर। पोल पिच जो आएगा वो कितना होगा बस आपको आंसर बताना है। बाकी मैंने क्या बोला कि पोल पिच आपके पास में जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ये जो आप निकालोगे ये मैकेनिकल में आएगा, डेफिनेटली मैकेनिकल में आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा पोल पिच कितना होगा, आपको यहीं से आंसर बताना है बस, है ना। चलिए, कोई बोल रहा है सर 5 और किसी कोई बोल रहा है 10। अब देखो आपको यहां पर डाउट होगा कि सर हमें चाहिए स्लोट्स। क्या बोला? आप बोलोगे सर हमें चाहिए स्लोट्स, और यहां पर तो आपने स्लोट तो दे ही नहीं रखे। आपने स्लोट तो दे ही नहीं रखे, आपने तो बोला हुआ है सर 4 पोल है, और आपने बोल रखा है कोयल है आपके पास में 20 कोयल है। तो अगर आपको पता होगा कम्यूटेटर के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना, कम्यूटेटर में मैंने आपको पॉइंट बताया था। मैंने आपको बोला था आपके पास में, मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ स्लोट जो होते हैं, नंबर ऑफ स्लोट्स इक्वल टू होता है आपके पास में नंबर ऑफ कोयल। नंबर ऑफ कोयल यानी आपके पास में जितने स्लोट्स होंगे उतनी आपके पास में कोयल होगी। तो यहां से अगर अपन बात करें नंबर ऑफ स्लोट्स नहीं, चलिए समझा, एक मिनट रुको, इसको आप ऐसे मत करो। नंबर ऑफ सेगमेंट था वो, है ना, नंबर ऑफ सेगमेंट था। इसमें आप एक काम करो, यहां पर एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, 4 पोल डीसी मशीन हेज डबल लेयर वाइंडिंग। यहां पर एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं अपन, डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग हैज 20 कोयल
हैज 20 कोयल, देन फाइंड पोल पिच, देन फाइंड पोल पिच, देन फाइंड पोल पिच। चलिए समझना, अगर आपको एग्जामिनर नहीं मेंशन करे तो बाय डिफॉल्ट आप डबल लेयर वाइंडिंग मान के चलोगे, लेकिन वो ज्यादातर आपको मेंशन कर देता है, तो मैंने यहां पर बता दिया कि डबल लेयर वाइंडिंग है। समझना, अगर हम बात करें डबल लेयर वाइंडिंग है तो डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होगा, पहले अपन बात करते हैं डबल लेयर वाइंडिंग और सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या है। तो डबल लेयर वाइंडिंग में अगर मैं बात करूं तो मान लो अगर आप कभी भी वाइंडिंग बनाओगे, अगर आप वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हो, ये आपके पास में स्लोट से, आर्मेचर के स्लोट से, अगर मान लो आपने बनाया है आर्मेचर इस तरह से और यहां पर मैं बना रहा हूं आर्मेचर इस तरीके से, तो ध्यान रखना अगर आप आर्मेचर डिजाइन कर रहे हो और अगर मान लो आपने आर्मेचर डिजाइन किया है और ये क्या आपके पास में स्लोट से, और स्लोट में आपके पास में इस तरीके से कोइल साइड आ रही है, तो ध्यान रखना सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होगा, मैंने क्या बोला, सिंगल लेयर वाइंडिंग में अगर हम बात करें, सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, तो देखो सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होगा, जितने स्लोट्स होंगे ना, जितने स्लोट्स होंगे, और यहां पर ध्यान रखना हर एक स्लोट में एक ही कोइल साइड होगी, ध्यान रखना कोइल नहीं है, ये आपके पास में कोइल साइड है। लेकिन अगर हम बात करें डबल लेयर वाइंडिंग है तो डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होगा, हर एक स्लोट में दो कोइल साइड होगी, हर एक स्लोट में दो कोइल साइड होगी आपके पास में, इस तरह का डायग्राम होगा। ये डायग्राम मैंने बनाया, ये डबल लेयर वाइंडिंग का, डबल लेयर वाइंडिंग। चलिए तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं सिंगल लेयर वाइंडिंग की, तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में अगर आपसे बोला जाए कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में 60 कोइल है, आप मुझे बताओ अगर मान लो इफ यहां पर सिंगल लेयर वाइंडिंग में इफ कोइल जो है कितनी है आपके पास में, इफ कोइल अगर आपके पास है मान लो 60 है, तो आप मुझे बताओगे स्लोट कितने होंगे, जल्दी से बताओ स्लोट्स कितने होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर, सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या है आपके पास में, आपको बोला गया कि 60 कोयले, बताओ स्लोट कितने होंगे, इसका आंसर कितना होगा। फिर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर अपन इसके बाद में देते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर अगर हम बात करें तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में मैंने बोला कोयल 60 है, लेकिन ध्यान रखना आपके पास में एक स्लोट में एक ही कोयल साइड आती है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ यहां पर स्लोट्स कितने हैं। देव का आंसर आ रहा है 30 और बाकी सभी का आंसर आ रहा है 120। चलिए बाकी और बताओ जल्दी से, बाकी स्टूडेंट का क्या आंसर आ रहा है, बाकी सभी स्टूडेंट का क्या आंसर आ रहा है। क्या ट्रांसफॉर्मर स्मॉल पावर को लार्ज पावर में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं बेटा, ट्रांसफॉर्मर में पावर ट्रांसफर दोनों साइड में सेम रहता है। अगर आप भी लॉस को मान के चलते हो तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन स्मॉल पावर को लार्ज पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है ना, पावर को कन्वर्ट नहीं करता है, आकाश नहीं करता है ना। चलिए समझना, अरे अभी मैंने आपको बोला था हर एक कोइल में ध्यान रखना दो कोइल साइड होती है, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको ये बोला था ईच कोइल हैज, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था ईच कोइल में कितना होगा आपके पास में, ईच कोइल के अंदर जो आपके पास में बेटा टू कोइल साइड होगी, टू कोइल साइड्स होगी, हर एक कोइल में दो कोइल साइड होगी, ध्यान रखना। तो मैंने बोला एक कोइल साइड और दो कोइल साइड, यानी कि दो कोइल साइड मिलाकर एक कोइल होगी, ध्यान रखना दो कोइल साइड मिलाकर एक कोइल होगी, तो यानी कि दो स्लोट में एक कोइल है, ध्यान रखना दो स्लोट में एक कोइल है। तो बताओ 60 कोइल के लिए कितने स्लोट चाहिए, तो एक कोइल के लिए दो चाहिए, तो 60 के लिए 120 चाहिए ना। समझ में आया क्या बोला मैंने, एक कोइल के लिए दो स्लोट चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको बोला था ये हमेशा कोइल साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब दो कोइल साइड मिलकर एक कोइल बनेगी, तो यानी कि दो स्लोट में एक कोइल आ रही है, तो एक कोइल के लिए दो स्लोट है, तो 60 कोइल के लिए कितने स्लोट्स होंगे आपके पास में, डबल होंगे। तो ध्यान रखना सिंगल लेयर वाइंडिंग में जो स्लोट्स होता है ना, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं कि यहां पर जो स्लोट्स होंगे, यहां पर जो स्लोट्स होंगे वो क्या होगा आपके पास में 2 इंटू आपके पास में क्या होगा नंबर ऑफ कोइल, नंबर ऑफ कोइल। बट याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ध्यान रखना आप बना के वहीं पर ही बता सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें डबल लेयर वाइंडिंग में, ध्यान रखना डबल लेयर वाइंडिंग में मैंने क्या बोला
कि डबल लेयर वाइंडिंग में दो कोइल साइड एक ही स्लॉट में होगी, और मैंने बोला था एक कोइल में तो आपके पास दो ही तो कोइल साइड होती है, यानी कि दो स्लॉट, एक स्लॉट में दो कोइल साइड है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक स्लॉट में एक कोइल है। अगर एक स्लॉट में एक कोइल है आपके पास में, तो 60 स्लॉट में 60 कोइल होगी ना। अगर मान लो यहां पर भी आपके पास में बोल दिया जाए कि कोइल कितनी है, 60 है, और आपसे पूछ ले कि बताओ स्लॉट्स कितने हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना यहां पर आपके पास में जो स्लॉट्स होगा, स्लॉट्स आपके पास में होगा, स्लॉट्स जो है वो इक्वल टू होगा आपके पास में कोइल। स्लॉट्स और कोइल आपके पास में दोनों बराबर होंगे जब आपके पास में डबल लेयर वाइंडिंग होगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, सभी लोग सही आंसर दोगे। तो मुझे पहले वो पॉइंट बताना था डबल लेयर वाला, और उसके बाद में देना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले न्यूमेरिकल दे दिया और उसको अपन ने समझ लिया। तो जल्दी से बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। अब आप बता सकते हो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ सभी लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। 5 आंसर आएगा, एकदम सही बात है। समझना, यहां पर डबल लेयर वाइंडिंग है, अगर उसने डबल लेयर वाइंडिंग बोल दिया ना, तो डबल लेयर वाइंडिंग में जितनी कोइल होगी उतने ही स्लॉट्स होंगे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं स्लॉट्स जो है, स्लॉट्स इक्वल टू क्या है, कोइल है, और आपके पास में कोइल कितनी है, 20 है, तो 20 स्लॉट्स है। और मैंने आपको बोला था पोल पिच क्या होगा, स्लॉट्स पर पोल होगा। तो यहां से अगर आप निकालोगे पोल पिच, तो वो आएगा आपके पास में स्लॉट्स पर पोल, तो स्लॉट्स है 20 डिवाइड बाय पोल है आपका 4, आपका आंसर आएगा 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। लेकिन ध्यान रखना आपके जेईई में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहां से ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो कभी कभार क्वेश्चन में आपको स्लॉट देता है, कभी कभार क्वेश्चन में वो स्लॉट्स देता है, लेकिन कभी कभार वो स्लॉट देता ही नहीं है, वो आपको देता है बेटा कंडक्टर। तो जब आप बुक पर जाओगे ना, तो बुक में एक्चुअली ऐसा लिख रखा है, बोला हुआ पोल पी स्लोट्स पर पोल से देते हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में अगर आपको स्लोट्स नहीं दे रखा हो ना, तो आप कंडक्टर पर पोल से भी आप निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने, स्लोट्स पर पोल से, या फिर आप कैसे निकालोगे, कंडक्टर पर पोल से भी आप निकाल सकते हो, कंडक्टर डिवाइड बाय पोल। तो ध्यान रखना आपके पास में एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको कंडक्टर देगा और पोल देगा, तो पूछेगा पोल पिच कितनी होगी, तो आप यहां से निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें उसने स्लोट्स भी दिए थे, कंडक्टर भी दिए थे, पूछा था पोल पिच कितनी होगी। तो ध्यान रखना आपको जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर आएगा, वो स्लोट्स पर पोल से आएगा। तो जब आपको ध्यान रखना 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, अगर स्लोट्स और पोल दे तो आप यहां से निकालोगे, अगर ओनली कंडक्टर और पोल दे तो उससे निकालोगे, अगर आपको दोनों दे, अगर आपको दोनों दे देना तो आपको आंसर इससे निकालना है। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, गलती मत करना एग्जाम के अंदर, आप स्लोट्स पर पोल से भी ही निकालना आप आंसर। अगर स्लोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर आप कंडक्टर पर पोल करके निकाल देना। लेकिन आजकल जितने भी कुछ, ये पहले आए हुए हैं ना, ये पहले आए हुए हैं, आजकल जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्लोट्स पर पोल से ही आ रहे हैं आपको, बस में कंडक्टर पर पोल से नहीं पूछ रहा है। लेकिन एक बार आया हुआ है कंडक्टर पर पोल का, अदरवाइज अगर दोनों चीज हो तो आपको स्लोट्स पर पोल से ही निकालना है, किसको, पोल पिच के बारे में। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। पोल पिच के बारे में मैंने क्या बोला था, पोल पिच जो है आपके पास में वो क्या होती है, पेरिफेरल डिस्टेंस होती है। पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होती है इलेक्ट्रिकल डिग्री में, मैकेनिकल डिग्री में चेंज होती है। और पोल पिच जो है वो स्लोट्स पर पोल से अपन निकाल के चलते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, पोल पिच का कोई यूनिट होगा, स्लोट्स और डिवाइड बाय पोल कर दो, क्या हो सकता है, कोई यूनिट नहीं होगा इसका ऐसा कुछ भी। चलिए समझना, मैकेनिकल डिग्री या इलेक्ट्रिकल डिग्री में आपका आंसर होगा यूनिट। अगर आप बोलना चाहते हो तो डिग्री आप बोल सकते हो, यूनिट क्या होगा, क्या होगा आपके पास में, डिग्री। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके बाद में, तो यहां पर कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूं, समझना। इन पॉइंट को अपन देखेंगे आगे जाकर सिंक्रोनस मशीन में, कि अगर आपके पास में क्या होगा, इफ coil span, if coil span is becomes equal to, is becomes equal to pole pitch, equal to pole pitch, then it is called, then it is called, then it is called full pitched coil, then it is called full pitched coil,
फुल पिच्ड कोइल। तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगर आपको कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि हमारा जो कोइल स्पान है, कोइल स्पान मतलब क्या है बताओ, दो कोइल साइड के बीच की डिस्टेंस। मैंने आपको बोला था हर एक कोइल में दो कोइल साइड होती है और दोनों कोइल साइड के बीच की डिस्टेंस अगर वो पोल पिच के बराबर होती है तो उस कोइल को बोला जाता है फुल पिच्ड कोइल। इक्वल टू क्या होगा, आपके पास में पोल पिच होगा, पोल पिच होगा तो उसको अपन बोलेंगे फुल पिच्ड कोइल। अब यहां से ऐसा मत बोलना कोई भी सर फुल पिच्ड कोइल क्या होती है, वो अपन पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन के अंदर। फुल पिच्ड कोइल। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास में क्या होगा, कोइल स्पान जो है, कोइल स्पान अगर हो जाए आपके पास में लेस देन पोल पिच होगा, लेस देन पोल पिच होगा, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा शॉर्ट पिच कोइल। क्या बोलते हैं अपन इसको, शॉर्ट पिच कोइल बोलते हैं, शॉर्ट पिच कोइल। इन दोनों पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कहां पर, जब मैं आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में ये सारी चीजें फिर से यूज होने वाली है। क्लियर। लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट थ्योरेटिकली, तो आप यहां से बता सकते हो। क्लियर। अमन क्या बोल रहे हैं, आंसर 10 होगा, किसका आंसर 10 होगा बेटा, आंसर किसका 10 होगा? पोल पिच वाले की बात कर रहे हो क्या, इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो क्या? इसका आंसर 10 नहीं आएगा बेटा। 4 पोल दे रखा है, 20 कोयल दे रखी है, तो आपके पास में कोयल डबल लेयर वाइंडिंग दे दिया ना मैंने, डबल लेयर वाइंडिंग दे दिया, तो आपके पास स्लोट्स और कोयल बराबर होंगे, तो स्लोट्स पर पोल से आपको निकालना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। आप सभी को लग रहा होगा ना हर 5-5 मिनट में पानी पी रहा हूँ। एक्चुअली क्या 3-4 दिन से मेरी साउंड में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, मेरे क्या मुंह में छाले वाले हो गए ना बहुत ज़्यादा, तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मैं पानी वानी पी रहा हूँ, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर पानी वानी पी के टाइम पास कर रहे हैं। अब एक आध दिन में सही हो जाएगा दवाई ववाई लेकर, फिर उसके बाद में फिर से थोड़ा सा अपन उसी साउंड में हाई एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही, तो थोड़ा सा साउंड मैंने पिच जो है वो लो कर रखा है ना, तो उसके बाद एक आध दिन में जो अपन फिर से उसी पर साउंड पर अपन पहुंच जाएंगे। चलिए समझना, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें पोल पिच हो चुका है, अब होगा नेक्स्ट होगा आपके पास में टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। बेटा यहां पर दो टाइप की वाइंडिंग होती है ना, दो टाइप की वाइंडिंग होगी, कौन कौन सी, तो जो आपका फेवरेट नाम है बेटा, एक है लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, एंड दूसरा होगा आपके पास में वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, एंड दूसरा क्या होगा आपके पास में वेव वाइंडिंग। तो यहां पर आपके पास में दो टाइप की वाइंडिंग होगी, लेप वाइंडिंग एंड दूसरा क्या होगा वेव वाइंडिंग। अब बात आती है कि सर लेप वाइंडिंग का मतलब क्या है ना, तो लेप वाइंडिंग का मतलब क्या है समझना। अगर मान लो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट होगा आपके पास में लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि मेरे पास में क्या है, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, टर्न है, ये हमारे पास में कंडक्टर है, और यहां पर क्या है, ये एक और कंडक्टर है, यहां पर क्या है, इस तरीके से बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, इस तरीके से मैंने बहुत सारे कंडक्टर यहां पर बना दिए हैं। अब समझना, जैसे मान लो आपके पास में ये कंडक्टर है, अगर आप इस कंडक्टर को, ये पहले वाले कंडक्टर को, ये आपके पास में कंडक्टर है, अगर आप इन दोनों कंडक्टर को अगर आप आपस में मैच करोगे तो ये टर्न बनेगा। मैंने क्या बोला था, एक टर्न बनेगा, और अगर आप इस टर्न को क्या करोगे, आप आगे और एक्सटेंड कर दो, और आप इस तरीके से वाइंडिंग डिजाइन करते जाओ। अगर आप इस तरीके से वाइंडिंग अगर आप डिजाइन कर रहे हो, ये जो वाइंडिंग डिजाइन हो रही है आपके पास में, ये जो वाइंडिंग आपके पास में डिजाइन हो रही है बेटा, इस वाइंडिंग को बोला जाता है लेप वाइंडिंग। क्या बोलते हैं अपन इसको, लेप वाइंडिंग जो है वो हम बोल के चलते हैं, ये होगा हमारे पास में लेप वाइंडिंग। अब देखो लेप वाइंडिंग का मतलब क्या है, इसको लेप ही क्यों बोला गया, आपने पढ़ा होगा एक इंग्लिश में वर्ड ओवरलैपिंग, है ना। क्या पढ़ा आपने, ओवरलैपिंग, क्या पढ़ा होगा आपने, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, है ना। एक्चुअली जहां पर जैसे मान लो टर्न जो बन रहा है ना, ध्यान रखना कैसे बन रहा है, आप खुद प्रैक्टिकली समझ सकते हो। एक धागा लेना, ये मान लो आपके पास है, इस पर है ना, या वाइंडिंग मैंने ऐसे एक राउंड बनाया है ना, ध्यान रखना, मैंने एक राउंड बनाया, फिर एक और राउंड बनाया आगे, फिर एक और राउंड बनाया, तो अगर आप सामने से देखोगे ना,
एक राउंड बनाया, फिर वो पीछे रह गया, जो टर्न है वो पीछे रह गया, एक को टर्न बनाया, फिर ये टर्न धीरे धीरे आगे आ रहे हैं ना, आगे आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे एक टर्न दूसरे टर्न पर क्या हो रहा है, ओवरलेप हो रहा है। ओवरलेप हो रहा है मतलब एक आ गया, फिर वो दूसरा आगे आ गया, तो आपको पीछे वाला टर्न नहीं दिख रहा है। तो ओवरलेप अगर हो रहा है, एक के ऊपर एक को टर्न हम बनाते जा रहे हैं, तो उस टाइप की वाइंडिंग को बोलते हैं अपन लेप वाइंडिंग। तो लेप क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर एक टर्न जो है वो दूसरे टर्न पर ओवरलेप हो रहा है। कभी भी आप ये मत सोचना कि टर्न ऐसे बनेंगे ना, एक्चुअल में क्या है कि वो एक एक टर्न पीछे रहता जाएगा आपके पास में, और वो वाइंडिंग आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो डिजाइनिंग होगा वो लेप वाइंडिंग का रहेगा, है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लेप वाइंडिंग, क्योंकि यहां पर एक टर्न दूसरे टर्न पर ओवरलेप होता है। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, वो है आपके पास में लेप वाइंडिंग। अब समझना, अगर हम बात करें यहां पर, जैसे मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एक और कंडक्टर है, और यहां पर अगर दोनों को मिलाकर अगर हम एक टर्न बनाएं, तो ध्यान रखना अगर आप दो टर्न बना रहे हो, इन दोनों टर्न के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी आपके पास में, ये एक टर्न है, या फिर आप दो साइड बोल सकते हो, ये एक साइड है दूसरी साइड है। अगर हम बात करें इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसको बोला जाता है बेटा वाई बी। वाई बी, बी का मतलब क्या है समझना, वाई बी का मतलब है बेक पिच। क्या बोलते हैं अपन इसको, बेक पिच। ध्यान रखना, मैंने पिच का मतलब मैंने आपको बोला था, पिच का मतलब होगा डिस्टेंस। क्या होगा, पिच का मतलब हो तो होगा डिस्टेंस। और बेक पिच क्यों बोला है वो भी समझना। जैसे मान लो ये आपको एक टर्न दिख रहा है, तो इनिशियली दो जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन बोलेंगे बेक पिच। बट अगर आप क्या करोगे, इसी को जब आप आगे एक्सटेंड करोगे, अगर आप इसी डायग्राम को जैसे मान लो ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका दूसरा कंडक्टर है, और यहां से अगर हम बात करें, इसको अगर डिजाइन करें, तो ये तो हो गया बेक पिच, है ना, ये तो हो गया बेक पिच। अगर मान लो मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं और यहां तक ले आता हूं, तो देखो आपको ये एक टर्न शो हो रहा है, ये भी आपको एक टर्न शो हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, लेकिन ये वाला शो कैसे होगा बताऊं, ये आपको फ्रंट में दिखेगा, ये आपको फ्रंट में दिखेगा, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा फ्रंट पिच। तो जो आगे वाला पार्ट होगा उसको फ्रंट अपन बोलते हैं, पीछे वाली रो पर बैठते हैं अपन क्या बोलते हैं, बैक में बैठा हुआ है, और जो आगे वाली रो में बैठता है अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट में। तो एक टर्न आपने बनाया वो पीछे चला गया, फिर एक और बनाया वो आगे आ गया, तो यहां पर क्या होगा, जो आगे वाला होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी आपके पास में, फ्रंट पिच होगी। तो यहां पर वाई एफ जो है वो फ्रंट पिच है, और वाई बी जो है वो आपके पास में बैक पिच है। तो यहां से वाई एफ जो होगा वो क्या होगा समझना, फ्रंट पिच, इसको अपन बोलते हैं फ्रंट पिच। और मैंने क्या बोला था कि यहां पर हमारे पास में जो है ये जो डिस्टेंस है पीछे वाला था, इसको अपन बोलते हैं वाई बी। अब देखो ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, इसको बोला जाता है बेटा वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू, या फिर वाई आर, है ना, वाई आर भी बोलते हैं इसी को, वाई आर भी बोला जाता है। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, तो ये वाई बी जो है वो बैक पिच है, वाई एफ फ्रंट पिच है, वाई आर क्या है, उसको बोला जाता है रिजल्टेंट पिच। क्या बोलते हैं अपन, रिजल्टेंट पिच या फिर वाइंडिंग पिच। ये क्या होगा आपके पास में, वाई डब्ल्यू का मतलब होगा वाइंडिंग पिच। तो यहां पर जो नोटेशन में लिख रहा हूं एक और वाई डब्ल्यू, इसका मतलब होगा वाइंडिंग पिच, वाइंडिंग पिच, वाइंडिंग पिच। तो अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर सभी देखोगे, तो यहाँ पर ये तो हो गया फ्रंट पिच, ये हो गया वाइंडिंग पिच, दोनों को मिला लो तो वो आता है बैक पिच, है ना। तो लेप वाइंडिंग में क्या होगा समझना, लेप वाइंडिंग में अगर मैं बात करूं फ्रंट पिच प्लस वाइंडिंग पिच इक्वल टू होगा आपके पास में बैक पिच। एक काम करो, आई एफ को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर जो वाइंडिंग पिच आता है बेटा वो आता है वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ। तो ये होगा आपका वाइंडिंग पिच। तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एग्जामिनर जो है वो आपको क्या करेगा, फ्रंट पिच देता है, आजकल ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है, ध्यान रखना, आपको आजकल न्यूमेरिकल पूछता है, वाई बी दे देता है, वाई एफ दे देता है, पूछता है कि बताओ वाइंडिंग पिच कितना होगा या रिजल्टेंट पिच कितना होगा। अगर वाइंडिंग पिच या रिजल्टेंट पिच के बारे में बोला जाए, इसी को आप क्या बोल सकते हो, रिजल्टेंट पिच, रिजल्टेंट पिच। अगर दोनों के बारे में बोलेगा तो आपका आंसर क्या होगा, सेम ही रहेगा। अब आप मुझे बताएंगे, आपको मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूं, आप सभी लोगों को बताना है कि क्या कभी भी लेप वाइंडिंग में वाई बी और वाई एफ आपका इक्वल हो सकता है क्या। अगर आप मान लो आपको कोई लेप वाइंडिंग बनाना है, तो क्या आपके पास में वाई बी एंड वाई एफ इक्वल हो सकता है क्या, जल्दी से बताओ। वाई बी एंड वाई एफ, जैसे मान लो आप ये डिजाइन कर रहे हो, तो वाई बी और वाई एफ क्या कभी भी लेप वाइंडिंग में इक्वल हो सकता है, आपको एग्जामिनर पूछता है एग्जाम के अंदर, क्या आंसर होगा जल्दी से बताएं।
हाँ, लाइक स्प्रिंग आप समझ सकते हो डेफिनेटली। कोयल पिच हमेशा नहीं होगा बेटा, कोयल पिच कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। कोयल पिच वन सेम भी हो सकता है, मतलब 180 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना, ज्यादा नहीं होगा कभी भी पोल पिच से। नहीं, नहीं होगा, एकदम सही आंसर है। ध्यान रखना, लेप वाइंडिंग के अंदर मैंने क्या बोला है कि इन लेप वाइंडिंग वाई बी कभी भी वाई एफ के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों, रीजन समझना। इन लेप वाइंडिंग, इन लेप वाइंडिंग क्या बोला मैंने, वाई बी इज नॉट इक्वल टू वाई एफ। कभी भी आपका जो बैक पिच होगा वो फ्रंट पिच के बराबर नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। क्यों, रीजन यहां समझो। अगर मान लो आप एक वाइंडिंग बना रहे हो, एक वाइंडिंग आपने बनाई, ये आपने टर्न बनाया, ये आपने बनाया, ये जो डिस्टेंस है वो है आपके पास में वाई बी, ये आपके पास में वाई बी है। अगर आपको वाई एफ को भी इसी के इक्वल करवाना है तो बताओ क्या करोगी, आप यहां से लाओ और यहां पर लाकर कनेक्ट कर दो, तो फिर आप बोलोगे सर ये भी वाई एफ हो गया। तो वाई बी और वाई एफ इक्वल होने का मतलब है, अगर वाई बी और वाई एफ को इक्वल करते हो ना तो वाइंडिंग डिजाइनिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। क्या बोला मैंने, अगर वाई बी और वाई एफ को अगर आप इक्वल करते हो तो कभी भी वाइंडिंग डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं होगा, आप वाइंडिंग बना ही नहीं पाओगे, तो लेप वाइंडिंग डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। हाँ, वहां पर जा रहे हैं अपन, आकाश एवरेज पिच क्या है, सभी पर अपन जाएंगे वन बाय वन। एवरेज पिच क्या है वो भी जाएंगे अपन, कम्यूटेटर पिच क्या है वो भी अपन जाएंगे, सब पर अपन जाएंगे, थोड़ा सा बस वेट करो। एक बार जल्दी से बताओ, समझ में आ गया ये पॉइंट कि वाई बी और वाई एफ कभी भी इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप इक्वल करते हो तो वाइंडिंग बस क्या होगा, एक टर्न आएगा और ऐसे बंद हो जाएगी। बस ऐसा तो ना होता है दो कंडक्टर लिए और बंद कर दिया, वाइंडिंग बन गई। ऐसा वाइंडिंग पॉसिबल ही नहीं है, वाइंडिंग बनाना बहुत सारे टर्न बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए, अब देखो समझना है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एक भी पॉइंट को लीव मत करना, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, तो ध्यान रखना, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और चीज यहां पर बताता हूं, वाई बी और वाई एफ तो इक्वल हो नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर लेप वाइंडिंग में ध्यान रखना, अगर आपको लेप वाइंडिंग डिजाइनिंग करना है तो कभी भी ध्यान रखना, वाई बी और वाई एफ, अगर मैं वाई बी और वाई एफ की बात करूं तो जल्दी से बताओ, ओड नंबर में होते हैं या इवन नंबर में होते हैं? जल्दी से कोई बताएगा। वाई बी जो बैक पिच है और फ्रंट पिच है वो इवन नंबर में होती है या ओड नंबर में होती है? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग, किसको पता है देखते हैं। वाई बी और वाई एफ जो है इवन नंबर में होगा या ओड नंबर में? कोई पिच हमेशा अपन डिस्टेंस को बोलते हैं डेफिनेटली। अब वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल में भी हो सकती है, मैकेनिकल में भी हो सकती है, बात करेंगे अपन धीरे धीरे, अपन जाएंगे है ना, तो सब कुछ बात करेंगे मरीनल। डिस्टेंस को नॉर्मली बोलते हैं, दो चीज के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं पिच, है ना, और कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बोला था। हाँ, ध्यान रखना, ये जो आपके पास में वाई बी और वाई एफ है ना, हमेशा ओड नंबर में ही होता है, ओड और एक इंटीजर नंबर में होगा, है ना। तो ध्यान रखना, वाई बी और वाई एफ जो होगा, मैंने क्या बोला, वाई बी एंड वाई एफ, वाई बी एंड वाई एफ आर ऑलवेज इन ओड इंटीजर नंबर। कभी भी वाई बी और वाई एफ की वैल्यू इवन नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, ओड इंटीजर नंबर में होगा, इंटीजर नंबर में होगा। आप मुझे बताओ, अगर मान लो कोई भी दो सक्सेसिव, अगर मान लो कोई भी दो सक्सेसिव मतलब दो पास पास वाले जो है इंटीजर नंबर है और ओड नंबर है, बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होता है? जल्दी से बताएंगे, दो पास पास वाले नंबर है और इंटीजर नंबर है, ओड नंबर है, ओड इंटीजर नंबर है, उनका डिफरेंस कितना होगा? समझ में आ गया? हिंदी में बोलूं, दो पास पास वाली विषम संख्या जो है ना, उनके बीच का अंतर कितना होगा? क्या आंसर आएगा? हाँ, फ्रंट पिच के लिए डेफिनेटली अपने को, एक्चुअली आप जब टर्न बनाओगे ना, एक बनाया और उसको जब आप आगे लाओगे ना, जब आप आगे लाओगे तो आपके पास में ये जो डिस्टेंस है वो आपको एज ए कंडक्टर ही शो होगा, है ना, आपको मतलब टर्न शो होगा, आपको टर्न शो हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, एक पीछे वाला और एक आगे वाले के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फ्रंट पिच कहलाता है। दोनों पीछे वाले कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? बैक पिच होगी।
एक पीछे और एक आगे वाले की डिस्टेंस होगी, फ्रंट पिच होगी। कोई बोल रहा है 1। बेटा ऐसे मत करो यार, अगर हम बात करें समझना, कोई बोल रहा है 1 होता है सर, ऐसे थोड़ी ना होगा 1। अरे 1 नहीं होता यार, मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा क्या। चलिए समझना, यहां पर हम बात करें किस चीज की बात कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं दो ओड नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या बोला, दो पास पास वाले ओड नंबर है ना। ओड नंबर आप कोई सा भी ले लो, 3 और 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 और 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करोगे तो आप मुझे बताओ क्या होगा। 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 7 गया कितना बचेगा, वो भी 2 बचेगा। तो एक्चुअली अगर आप दो पास पास वाले ओड नंबर हो गए ना, उनका डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा 2 आएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि वाई बी और वाई एफ हमेशा ओड नंबर में होगा, इंटीजर नंबर में होगा। एंड अगर हम बात करें तो फोर लेप वाइंडिंग, ध्यान रखना मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, फोर लेप वाइंडिंग के लिए बात कर रहे हैं अपन सब कुछ। लेप वाइंडिंग में क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो लेप वाइंडिंग में वाई बी माइनस वाई एफ। तो मैंने आपको क्या बोला था बताओ, मैंने आपको बोला है कि वाई बी और वाई एफ दोनों ओड नंबर में होगा, ओड नंबर में होगा, इंटीजर में होगा। अगर आप दो पास पास वाले इंटीजर लोगे तो उसका माइनस मतलब अगर डिफरेंस कितना आएगा, वो 2 आएगा। तो ध्यान रखना ये 2 आता है। अब आप बोलोगे सर मैं तो ऐसा करूंगा, जैसे आप बोलोगे कि सर मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पर 1 3 और 5 में से जब माइनस करूंगा, मैं 5 में से 3 को क्यों माइनस करूं, सर मैं तो 3 में से 5 को माइनस करूंगा। अगर आप बोलोगे सर मैं तो 3 में से 5 को माइनस करूंगा, सर -2 आएगा। कोई बोलेगा सर मैं तो 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो +2 आएगा। तो सर यहाँ पर दो नंबर आ सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखना इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ±2m होता है। क्या बोला मैंने, वाई बी माइनस वाई एफ का जो डिफरेंस होगा उसको तो अपन बोलते हैं वाई डब्ल्यू। वाई बी माइनस वाई एफ जो होता है उसको तो अपन बोलते हैं वाई डब्ल्यू। वाई डब्ल्यू का मतलब होता है वाइंडिंग पिच, और वाइंडिंग पिच जो होगी वो ध्यान रखना हमेशा +-2m होगी। अब ये m क्या है वो भी हम बात करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया होगा प्लस माइनस क्यों लगाया। अब समझना ये प्लस और ये माइनस का मतलब क्या है। अगर मान लो आप प्लस साइन लेते हो ना, प्लस साइन लोगे तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। लेकिन अगर आप माइनस साइन लोगे ना तो वो होगा आपके पास में रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या बोला मैंने, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग एंड रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो आपके पास में यहां पर दो वाइंडिंग होगी, कौन कौन सी, मतलब आपके प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। अब देखो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, मैं बोलता हूं आप प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप बोलोगे सर मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं प्लस में जा रहा हूं। अगर आप पीछे जा रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप रेट्रोग्रेसिव कर, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, अपन बात करते हैं ना। प्रोग्रेसिव का मतलब आगे बढ़ना और रेट्रोग्रेसिव का मतलब पीछे जाना। मतलब अगर आप वाइंडिंग बना रहे हो, समझना, अगर मैं वाइंडिंग ऐसे बना रहा हूं, अगर मान लो मैं वाइंडिंग बना रहा हूं, वाइंडिंग ऐसे बन रही है, वाइंडिंग ऐसे बन रही है, देखो वाइंडिंग ऐसे बन रही है, तो वाइंडिंग में आपको क्या दिख रहा है, वाइंडिंग आगे बढ़ रही है पीछे जा रही है। अगर आपको दिख रहा होगा तो वाइंडिंग जब मैं बना रहा हूं तो वाइंडिंग हमेशा आगे बढ़ती जा रही है। अगर वाइंडिंग आगे बढ़ रही है तो आप जब वाइंडिंग बना रहे हो ना, तो वाइंडिंग जब आगे बढ़ती रहेगी ना फॉरवर्ड में, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, वाइंडिंग पीछे है ना, ये टर्न बनाया, एक पीछे टर्न जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, है ना। तो अगर आप उल्टा जा रहे हो ना तो उसको अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो अगर आप वाइंडिंग जो आप बना रहे हो पीछे की डायरेक्शन में जा रही है तो वो रेट्रोग्रेसिव होगा, अगर वाइंडिंग आगे की डायरेक्शन में आ रही है तो प्रोग्रेसिव होगा। तो एक बार जल्दी से बताओ, ये दोनों वर्ड सभी को क्लियर है, ये दोनों वर्ड सभी को क्लियर है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या है। यहां पर जो m होता है वो होता है आपका मल्टी, क्या होगा आपके पास में, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर या मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं इसको। जल्दी से बताओ ये क्लियर, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखने का नजरिया है कि आप आगे से देख रहे हो या पीछे से देख रहे हो। अगर मान लो, जैसे मान लो यहां पर है ना, समझना मैं वाइंडिंग बना रहा हूँ, मैं वाइंडिंग बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे वाइंडिंग बन रही है, ऐसे ऐसे वाइंडिंग बन रही है, आपको दिख रहा होगा आगे जा रही है। मान लो वाइंडिंग है जो ऐसे बन रही है, आपको लग रहा है आगे जा रही है ना। अगर मान लो वाइंडिंग ऐसे ऐसे बने तो मुझे क्या, मुझे पीछे दिखेगा ना, मतलब वाइंडिंग है आप कैसे बना रहे हो, आप आगे बना रहे हो
या आप वाइंडिंग को पीछे ले जा रहे हो, पीछे ले जा रहे हो तो रेट्रोग्रेसिव होगा, आगे ला रहे हो तो प्रोग्रेसिव होगा, और कुछ नहीं है ना, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। अब बात आती है सर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है एम अगर मान लो 1 होता है, एम इक्वल टू 1 होता है, तो उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं बेटा सिंप्लेक्स वाइंडिंग। जो कुछ स्टूडेंट पहले वर्ड यूज कर रहे थे सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स, तो इसको अपन बोलते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। लेकिन अगर मान लो अगर m इक्वल टू 2 होता है ना, तो उस वाइंडिंग को अपन बोलते हैं बेटा ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग। और अगर m इक्वल टू 3 होता है तो इसको अपन बोलते हैं ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। और एंड सोन ये आपके पास में चलता रहेगा ना, एंड सोन चलता रहेगा। तो वाइंडिंग आपके पास में क्या होती है, सिंप्लेक्स भी हो सकती है, ड्यूप्लेक्स हो सकती है, ट्रिप्लेक्स हो सकती है। तो वाइंडिंग जो आपके पास में बहुत टाइप की वाइंडिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो, ध्यान रखना, अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि बताओ आपके पास में जो है, आपको पूछेगा कि बताओ वाइंडिंग पिच कितनी होती है, अब वो नहीं बोलेगा कुछ भी, सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, बाय डिफॉल्ट आप जाओगे किस पर, सिंप्लेक्स पर। मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट। अगर वो एग्जामिनर कुछ भी आपको मेंशन नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट आपको जाना है सिंप्लेक्स वाइंडिंग पर। तो यहां पर ध्यान रखना, ये बाय डिफॉल्ट जो होगा ये आपके पास में रहेगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं बोलता है, ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो आप हमेशा आप जाओगे सिंप्लेक्स वाइंडिंग पर। क्लियर। तो ये वर्ड याद रखना कि सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स क्या होता है। मान लो अगर आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा इन ए ड्यूप्लेक्स लेप माउंट, ड्यूप्लेक्स लेप माउंट डीसी मशीन, द वाइंडिंग पिच इज, द वाइंडिंग पिच इज, ऑप्शन ए होगा आपके पास में +-1, बी होगा +-2, सी होगा +-3 और डी होगा +-4। क्या आंसर लगाओगे जल्दी से बताओ। अगर मान लो एग्जामिनर आपको पूछ ले तो क्या आंसर आएगा आपके पास में। हाँ, प्रैक्टिकली समझ नहीं आया सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स का, डेफिनेटली प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है, और आज ही की क्लास में समझाऊंगा, है ना। आज ही की क्लास में बस 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है और ट्रिप्लेक्स का मतलब क्या है। 10 मिनट बस आप वेट करो, है ना। आकाश 10 मिनट वेट करो। चलिए देखो, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में देखो मैंने क्या बोला, प्लस साइन जो होगा प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए होगा। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में ध्यान रखना वाई बी किससे ग्रेटर होता है, वाई एफ से। रेट्रोग्रेसिव में वाई बी जो होता है वो किससे लेस देन होता है, वाई एफ से। वाई बी वाई एफ से क्या होता है, लेस देन होता है यहां पर, है ना। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि आपके पास में ड्यूप्लेक्स मैंने बोल दिया, तो ड्यूप्लेक्स में m इक्वल टू 2 लोगे, 2 की वैल्यू यहां पुट करोगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा आपके पास में +-4। तो ड्यूप्लेक्स में m इक्वल टू यहां पर ध्यान रखना कितना होगा, 2 होगा। और मैंने आपको बोला वाई डब्ल्यू जो होता है वो +-2m होता है, तो m की वैल्यू 2 रख दो, तो +-2 × 2 करोगी तो आपका आंसर आएगा +-4। तो आपका आंसर क्या आएगा, +-4। ध्यान रखना इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से बताओ किस किसने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, इस टाइप के न्यूमेरिकल किस किसने देखे हैं। अभी रिसेंट एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखो मैं यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि अपन वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास में ये कंडक्टर है, ये अनदर कंडक्टर है, हम यहाँ पर वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं ना, समझना। अगर हम इस तरीके से वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं, चलिए समझना। थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया था। अब उस डायग्राम को मैं यहां से रिलेट करता हूं, जहां पर हो सकता है बहुत सारों को डायग्राम समझ में ना आया हो, ठीक है। तो वो यहां पर क्लियर समझ में आ जाएगा। जो मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, समझना उसका मतलब क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था इस टाइप का,
मैंने यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम बनाया था। मैंने आपको बोला था कम्यूटेटर सेगमेंट है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 है। फिर मैंने बोला था यहाँ पर मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना, मैंने इस तरह का डायग्राम बनवाया था। मैंने ऐसा डायग्राम बनवाया था, मैंने इसको लाके यहाँ कनेक्ट कर दिया था। इस तरह का मैंने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम आपके पास में। फिर मैंने यहाँ पर बोला था ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह का डायग्राम बनाया था ना। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, सेम उसी टाइप का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है आपके पास में, ये डायग्राम जो है वो क्या होगा समझना, सेम इसी टाइप का डायग्राम है। आगे ये वाइंडिंग जो है बढ़ती रहेगी, ध्यान रखना, आगे ये वाइंडिंग आपके पास में बढ़ती रहेगी। तो अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो देखो एक कोइल इधर है, दूसरी कोइल इधर है, दोनों की साइड मिलाकर एक सेगमेंट पर जा रही है। तो देखो एक इधर है, दूसरी ये आई, दूसरों को मिलाकर दोनों सेगमेंट पर जा रही है। तो यहाँ पर जो जाएगा वो पहले सेगमेंट पर जाएगा, वो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 सेगमेंट पर होगा। तो जो कोइल अपन बनाते हैं ना, जब कोइल बनती जाती है तो वो एक एक सेगमेंट पर जुड़ती जाती है, इस तरह से आपके पास में कनेक्टेड रहेगी। तो आप मुझे बताओ, यहां पर आपसे पूछेगा कि बताओ कम्यूटेटर पिच कितनी होती है, क्या पूछेगा आपके पास में, कम्यूटेटर पिच कितनी होती है। क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ध्यान रखना है किसका है, तो ये भी आपको पता है, ये मैंने कम्यूटेटर का बनवाया था, कम्यूटेटर। और मैंने आपको बोला था कम्यूटेटर में, ये मैंने आपको बोला था ये होता है सेगमेंट। क्या होगा, सेगमेंट होगा, जल्दी से बताएंगे। कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या है, ध्यान रखना। तो कम्यूटेटर में किसी भी दो सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस, यहां पर अगर मैं एक लिख रहा हूं, एक पॉइंट कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच, तो क्या होगा आपके पास में, डिस्टेंस बिटवीन टू कम्यूटेटर सेगमेंट, टू एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट। टू एडजेसेंट सेगमेंट, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, किसके लिए पूछना चाह रहे हो बेटा, वाई बी माइनस वाई एफ नहीं, कम्यूटेटर पेज वाई बी माइनस वाई एफ नहीं होता है। आप ये बताओ ये कम्यूटेटर पेज, अरे 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ है यार, ऐसे मत करो यार। एक और दो, दो और एक का डिफरेंस कितना होता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा यार, ऐसे मत करो बेटा। दो और एक का डिफरेंस कितना होता है ये भी बताना पड़ेगा क्या। अरे दो और एक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ये भी बताना पड़ेगा, एक बार जल्दी से बताओ कि हाँ सर ऐसा भी बताओ। हमें दो में से वन को माइनस करना नहीं आता है, तो सर हम नहीं कर सकते। एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट, दूसरे में से पहले का जब माइनस करोगे ना, तो उसको अपन बोलते हैं आपके पास में 2 - 1 बेटा, एक होता है, याद रखना है ना, भूल मत जाना एग्जाम के अंदर कि 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना होगा, एक होगा। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो बेटा -1 होगा, है ना। तो ध्यान रखना, कम्यूटेटर पिच जो होता है वाई सी लिखते हैं अपन, कम्यूटेटर पिच को हमेशा अपन लिखते हैं वाई सी। क्या लिखते हैं अपन, वाई सी, वाई सी लिखते हैं। और वाई सी की वैल्यू होती है ±2m। देखो क्या क्या चीजें बतानी पड़ रही है यार, है कैसा कैसा बताना पड़ रहा है, सिर्फ 2 में से 1 को माइनस करके बताओ क्या आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास में, +-m। अब आप बोलोगे सर m क्या है, m है बेटा वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आप बोल सकते हो। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर जो m है, m अगर बात करूं मैं 1, अगर m इक्वल टू बात करें अगर अपन 1, तो वो क्या होगा आपके पास में, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए होगा। अगर मैं बात करूं m इक्वल टू 2, तो वो होगा हमारे पास में ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग के लिए होगा, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग के लिए होगा। m इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें तो वो होगा ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए। क्या होगा आपके पास में, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए। तो आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, समझना, आपसे बोल दिया जाएगा एग्जाम में, 4 लेप वाउंड डीसी मशीन, लेप वाउंड डीसी मशीन, लेप वाउंड डीसी मशीन, द करेक्ट स्टेटमेंट आर, करेक्ट स्टेटमेंट आर, करेक्ट स्टेटमेंट आर, आपको पहला दे देगा फर्स्ट, वाई बी इक्वल टू वाई एफ,
वाई बी इक्वल टू वाई एफ, बी दे देगा वाई बी इज नॉट इक्वल टू वाई एफ। नेक्स्ट आपके पास में सेकंड मतलब सेकंड स्टेटमेंट देगा। थर्ड आपको दे दिया जाएगा आपके पास में वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ 4, वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ 4, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। फिर आपके पास में दे देगा आपके पास फोर्थ वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई सी, वाई डब्ल्यू इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ वाई सी। फिफ्थ आपके पास में बोल देगा वाई बी एंड वाई बी इज इवन एंड वाई एफ इज ओड। चलिए जल्दी से बताओ कौन कौन से करेक्ट है इनमें से, कौन कौन से करेक्ट है, जल्दी से बताना है सभी लोगों को, है ना। मेरा 4 ऑप्शन नहीं है, मैंने इनमें से पूछे कौन कौन से करेक्ट है, जल्दी से बताओ। कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताएंगे। पहला करेक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 स्टेटमेंट दिए हैं, पांचों में कौन कौन से करेक्ट है। जल्दी से बताएंगे। 1 2 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा हूँ। कौन कौन से करेक्ट है, कोई बोल रहा है सर 2 एंड 4 करेक्ट है, कोई बोल रहा है सर 2 एंड 3 करेक्ट है, 2 एंड 3 करेक्ट है या 2 एंड 4 करेक्ट है। 2 ऑप्शन चल रहे हैं अपने पास में, जिसमें से 3 जने बोलने वाले हैं 2 एंड 4। अमनदीप का तो 154 आ गया। कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ये मैंने आपसे पूछे हुए। चलिए समझना समझना बेटा, अभी तो बताया यार कि कभी भी वाई बी और वाई एफ इक्वल नहीं हो सकते हैं, पहला इनकरेक्ट है, तो जिसने भी 1 आंसर दिया है ना तो वो गलत है। मैंने बोला लेफ्ट वाइंडिंग में कभी भी बैक पिच और फ्रंट पिच बराबर हो ही नहीं सकती है, मैंने बोला हमेशा इक्वल नहीं होती है, तो वाई बी इज नॉट इक्वल टू वाई एफ, ये करेक्ट एकदम, कि आपके पास में लेफ्ट वाइंडिंग में जो वाई बी और वाई एफ कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। फिर मैंने बोला वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ होगा तो बेटा वो वाइंडिंग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये लिखा रखा है मैंने, अगर वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ होगा तो वाइंडिंग होगी प्रोग्रेसिव, अगर वाई बी लेस देन वाई एफ होगा तो होगी रेट्रोग्रेसिव। क्यों? क्योंकि अगर वाई बी की वैल्यू वाई एफ से ग्रेटर होगी ना, यानी ये 5 में से 3 जाएगा तो ही +2 आएगा, क्योंकि मैंने बोला प्रोग्रेसिव का मतलब प्लस करना होता है और रेट्रोग्रेसिव का मतलब माइनस करना होता है। तो आपको पता है माइनस कब होगा, ये नंबर इन दोनों का डिफरेंस माइनस कब होगा, जब वाई एफ वाई बी से ज्यादा होगा। तो मैंने बोला वाई एफ अगर वाई बी से ग्रेटर है तो उसको रेट्रोग्रेसिव बोलते हैं, तो प्रोग्रेसिव में वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए वाई एफ जो ग्रेटर होता है वाई बी ग्रेटर नहीं होता है, ये तो प्रोग्रेसिव का है आपके पास में। ये बोला है वाइंडिंग पिच और 2 टाइम्स ऑफ वाई सी होता है कम्यूटेटर पिच, सही बात है, क्योंकि मैंने आपको लिखा है वाइंडिंग पिच जो होता है बेटा वो होता है ±2m, और मैंने अभी लिखा है कम्यूटेटर पिच होता है ±m। आप देख सकते हो आपके पास में जो वाइंडिंग पिच है वो कम्यूटेटर पिच का कितना है, ट्वाइस है ना, डबल है ना, तो आपके पास में ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और वाई बी, और मैंने अभी आपको लिखा था थोड़ी देर पहले कि वाई बी और वाई एफ हमेशा ओड नंबर में होते हैं, इवन नंबर कभी होता नहीं है, जबकि मैंने बोला वाई बी इवन है क्या, नहीं, आपके पास में कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर जिसने बताया कि 4 एंड 2 ये करेक्ट आंसर है, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे करेक्ट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सभी लोग एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बार बार पूछेगा, तो आपको ये सही करके आना है, ये गलत नहीं करना है एग्जाम के अंदर, है ना, गलत नहीं करना है। चलिए अब यहां तक आपके पास में सेगमेंट पिच जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ 2 सेगमेंट, सही है।
आकाश, सही बात है। चलिए समझना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके बाद में, तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगले पॉइंट पर अगर हम जाएं तो नेक्स्ट आएगा आपके पास में, अब आप बोलोगे सर हमने तो जब कॉलेज में पढ़ा था तो हमें तो लेप वाइंडिंग के बारे में ये सब कुछ बताया ही नहीं गया था। हमें तो ऐसा बोला था उन्होंने कि बेटा लेप वाइंडिंग में क्या होता है, उन्होंने ये बोला था कि इन ए लेप वाइंडिंग, समझना, इन ए लेप वाइंडिंग क्या होगा आपके पास में, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बारे में उन्होंने बताया था कुछ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समझना। लेप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होंगे, इन सभी का मतलब क्या है वो अभी अपन देखेंगे, पैरेलल पाथ का मतलब क्या है। लेकिन वो आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो होंगे, वो आपके पास में, इसको अपन लिखते हैं ए, और ए जो होता है वो बेटा नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है ना, यही पढ़ा है सभी लोगों ने। लेप वाइंडिंग में ध्यान रखना, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, लेकिन ये पूरा करेक्ट नहीं है। यहां पर आता है आपके पास में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है m टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोल होते हैं। लेप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो m टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोल होते हैं, और m यहां पर क्या होता है, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्या होगा आपके पास में, मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं m इक्वल टू 1 की, तो m इक्वल टू होगा आपके पास में सिंप्लेक्स वाइंडिंग, m इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, बाकी सब एंड सो ऑन, ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स। m इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, और m इक्वल टू 3 होगा ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। आपको एग्जामिनर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, इन ए 4 पोल लेप वाउंड ड्यूप्लेक्स डीसी जनरेटर, the number of parallel path equal to number of parallel path is equal to, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, इज इक्वल टू, ऑप्शन ए होगा आपके पास में 4, ऑप्शन बी होगा आपके पास में 8, ऑप्शन सी होगा आपके पास में 12, ऑप्शन डी होगा आपके पास में 2। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 8। चलिए बहुत सही, क्योंकि देखो आपके पास में 4 पोल हैं। अब यहां पर उसने वर्ड यूज किया है ना, यहां पर उसने एक वर्ड यूज किया है ड्यूप्लेक्स, और मैंने बोला ड्यूप्लेक्स में तो m इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। अब ड्यूप्लेक्स में अगर m इक्वल टू 2 होगा तो यहां पर लाके 2 रख दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में यहां पर m इक्वल टू 2 होता है, इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पोल होंगे, और 2 इंटू पोल हमें 4 दे रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 8। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ध्यान रखना, अपन ए से डिनोट करेंगे ना, ए मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यहां पर नोटेशन रहेगा। क्लियर, हाँ, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, तो सभी लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगर हम इसके बाद में बात करें तो यहां पर समझना, आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ए 4 पोल लेप वाउंड डीसी जनरेटर हैज 120 conductor and current through each conductor, current through each conductor is 1.5, या आप लिख दो 1 एम्पियर, एंड वोल्टेज अक्रॉस each conductor is 2 volt, then find total armature voltage,
वोल्टेज क्या होगा आपके पास में, देन फाइंड टोटल आर्मेचर वोल्टेज। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ऑप्शन में आपको देता हूं, चलिए। ऑप्शन ए है आपके पास में, ऑप्शन ए है 4 एम्पियर 120 वोल्ट। ऑप्शन बी है आपके पास में, ऑप्शन बी है आपके पास में 4 एम्पियर 60 वोल्ट। सी ऑप्शन है 4 एम्पियर 30 वोल्ट। डी है आपके पास में नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी से बताएंगे एक बार। चलिए जल्दी से बताओ, ए ऑप्शन आ रहा है या बी ऑप्शन, किसी का डी ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए समझना, अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, एक मैं आपको खुद करवा रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल जो है आपको खुद को करना है ना, एक मैं आपको करवा रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल आपको करना है। समझना है कि अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल वो पूछता है एग्जामिनर, अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछता है तो कैसे करोगे समझना। तो देखो यहां पर उसने क्या बोला समझना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल ऐसे है ना, आप बिना पेन चलाए वर्बली आंसर दे सकते हो। ध्यान रखना, बिना पेन चलाए वर्बली आप आंसर दे सकते हो इस टाइप के न्यूमेरिकल के। लेकिन एक बार प्रोसेस से बता रहा हूं, मैंने आपको बोला टोटल मिला के 4 कंडक्टर हैं, मतलब 4 पैरेलल 4 पोल हैं, और यहां पर हमारे पास कंडक्टर है वो 120 है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में यहां पर आकर देखना है कि किसकी बात कर रहा है, लेप वाइंडिंग की बात कर रहा है या वेव वाइंडिंग की बात कर रहा है। अगर आप देखोगे तो वो लेप वाइंडिंग की बात कर रहा है, लेप वाइंडिंग की बात कर रहा है। फिर आपको न्यूमेरिकल में देखना है सिंप्लेक्स की बात कर रहा है या ड्यूप्लेक्स की बात कर रहा है। अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल में आपने पढ़ा होगा। अगर न्यूमेरिकल में वो सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स नहीं बोलेगा तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट कहां पर जाओगे, सिंप्लेक्स पर, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जब आप सिंप्लेक्स पर जाओगे तो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो तो पोल के ही बराबर होगा, क्योंकि सिंप्लेक्स में m=1 होता है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे 4। तो यहां से आपको पता लगा कि लेप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने बनेंगे, 4 पाथ। अब पैरेलल पाथ का मतलब क्या है समझना, टोटल कंडक्टर कितने हैं 120 है, और पैरेलल पाथ कितने हैं, तो ध्यान रखना आपके पास में 4 है। तो आपको अगर बोल दिया जाए कि बताओ कंडक्टर कंडक्टर पर पाथ कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक पाथ में कितने कंडक्टर है, टोटल मिला के 120 कंडक्टर हैं, जिसमें से आपके पास में 4 पैरेलल पाथ में 120 कंडक्टर है, तो बताओ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना होगा। तो आपको क्या होगा, जेड डिवाइड बाय ए करना है। जेड कितना है 120, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको पता लग गया 30 कंडक्टर है एक पाथ में, है ना। क्या होगा आपके पास में, एक पाथ में 30 कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है समझना, जैसे आप अगर आप आर्मेचर बना रहे हो ना, तो ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर है, एंड सो ऑन आपके पास में 30 कंडक्टर है। क्या बोला मैंने आपको, यहां पर 30 कंडक्टर है, 30 कंडक्टर। और अगर हम बात करें 30 कंडक्टर है जिसमें से आपके पास में कितने पाथ में है, तो दूसरे पाथ में भी 30 है, तीसरे पाथ में भी कितना है 30 है, और फोर्थ पाथ में भी कितना बेटा 30 है।
यानी कि ये 4 पैरेलल पाथ है। तो यहां पर जो आपको मिलेगा ना वो टोटल आर्मेचर करंट होगा, और यहां पर जो मिलेगा ना वोल्टेज वो होगा टोटल आर्मेचर वोल्टेज। तो आप सभी लोग बताएंगे कि यहां पर आपके पास में जो है ये वोल्टेज कितना है। देखो मैंने बोला एक कंडक्टर के पास में, मैंने आपको ये भी दिया, एक कंडक्टर के पास में 2 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 2 वोल्टेज और 2 वोल्टेज। तो पहला था आप मुझे बताओ यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा, जल्दी से बताओ। और मैंने आपको ये भी बोला था इस हर एक कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसमें भी 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो बताओ आपको वोल्टेज कितना मिलेगा और करंट कितना मिलेगा, जल्दी से बताएंगे। यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा बस आपको ये बताना है। कितना मिलेगा? 60 वोल्ट। करेक्ट आंसर एकदम सही है कि सर 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट को 30 बार ऐड करना है, तो एक काम करो ना 13 into 2 कर दो, तो टोटल वोल्टेज मिलेगा आपको 60 वोल्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर है 60 वोल्ट आपको मिलेगा। अब बताओ करंट कितना मिलेगा, जल्दी से बताएंगे करंट कितना मिलेगा बताओ। 60 वोल्ट करेक्ट आंसर है। करंट कितना मिलेगा तो देखो यहां पर समझना, इसमें से 1 एम्पियर आ रहा है, इसके ऊपर वाले में 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, सभी में से 30 कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट आ रहा है। बताओ यहां पर कितना करंट आएगा। ये इसमें भी 1 एम्पियर है, इसके ऊपर वाले में भी 1 एम्पियर है, उसके ऊपर वाले में भी 1 एम्पियर है, उसके बाद ऊपर वाले में भी 1 एम्पियर है। बताओ यहां पर कितना एम्पियर करंट आएगा। अब ऐसा मत कर देना है ना कि सर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर से 30 कंडक्टर है, 30 में से 1 एम्पियर आ रहा है, सर 30 एम्पियर करंट आएगा। ऐसा मत कर देना, बताया था मैंने आपको कुछ, है ना। ऐसा मत कर देना कि ये आपके पास में कंडक्टर है और ये एक और कंडक्टर है, यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, आप बोल दो सर यहाँ 15 एम्पियर करंट जाएगा। नहीं बेटा, सीरीज में करंट सेम रहता है ना, यहाँ से 1 आया तो उसमें भी 1 होगा और ऊपर भी 1 ही जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ 1 एम्पियर ही जाएगा, एकदम सही है। तो चलिए बहुत सही, आप लोगों ने मिस्टेक नहीं की इस बार ये। चलिए मतलब कॉन्सेप्ट आपके बन रहे हैं, और यही आपके पास में कॉन्सेप्ट अगर बन गए ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम के अंदर। 1 एम्पियर यहां से भी कितना आएगा बताओ, 1 एम्पियर, यहां से भी कितना आएगा 1 एम्पियर, यहां से भी कितना आएगा 1 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या होगा 1 1 1 1 कितना होगा। अब यहां पर आप बोलोगे सर 4 एम्पियर आएगा, तो यहां पर आपके पास में कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर आपको कभी भी फ्यूचर में इस टाइप का एग्जाम्पल पूछेगा न्यूमेरिकल तो कर लोगे, और ध्यान रखना पूछा भी जाता है, कर लोगे, जल्दी से बताओ कर लोगे इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर कभी पूछेगा तो। चलिए अगर आप कर लोगे तो एक एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं मैं। आपसे बोल दिया जाएगा एग्जाम में इन ए 6 पोल लेप वाउंड 6 पोल लेप वाउंड डीसी जनरेटर टोटल आर्मेचर करंट टोटल आर्मेचर करंट इज 30 एम्पियर, then find current through each conductor। करंट थ्रू ईच कंडक्टर। और एक और चीज ध्यान रखना कि ये न्यूमेरिकल है ना, आप इसको मशीन का मान के ही मत चलो, है ना। मशीन मानो ही मत, आप तो न्यूमेरिकल में करते हो नेटवर्क के अंदर, उसी हिसाब से आप सॉल्व कर लो। चलिए जल्दी से बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल पूछ ले तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताना है सभी लोगों को, क्या आंसर आएगा। 5 एम्पियर। चलिए देखो यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला है 6 पोल है और लेप वाउंड है। तो पहली चीज तो मैंने आप पर, अगर मैं बोलूंगा कि 6 पोल है तो मैंने बोला नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर होंगे, क्योंकि आपके पास में यहां पर कुछ नहीं बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ है, सिंप्लेक्स आपको मान के चलना है ना। सिंप्लेक्स अगर आप मान के चलोगे तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में पोल के बराबर यानी कि 6।
6 पैरेलल पाथ है, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6, 6 पाथ है और 6 पैरेलल पाथ है। टोटल यहाँ पर करंट जो है वो 30 एम्पियर मिल रहा है। तो बताओ क्या होगा, 5 5 5 5 5 एंड 5, तो यहाँ से 5 एम्पियर 5 एम्पियर सब में से आपका आएगा, तभी जाके 60 हो पाएगा, तो 30 हो पाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना कि करंट थ्रू ईच कंडक्टर का एक फॉर्मूला होता है, करंट थ्रू ईच कंडक्टर, करंट थ्रू ईच कंडक्टर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आर्मेचर करंट में डिवाइड बाय पैरेलल पाथ कर दो। क्या बोला मैंने, आर्मेचर करंट में आप डिवाइड बाय पैरेलल पाथ कर दो। तो 6 पैरेलल पाथ है, बस आप 30 में डायरेक्ट 6 कर लो, 5 एम्पेयर आ जाएगा आपके पास में। तो आप 30 डिवाइड बाय आप क्या करो 6 कर लो, 5 एम्पेयर आपके पास में करंट आ जाएगा। सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो। चलिए अगले न्यूमेरिकल का आप आंसर बताना। इन ए 6 पोल lip wound DC जनरेटर, टोटल आर्मेचर कंडक्टर इज 120 and resistance of each conductor is 3 ohm. Then find total armature resistance. चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा, जल्दी से रिप्लाई करना है सभी को, क्या आंसर आएगा। नेटवर्क अप्लाई करना है और कुछ नहीं है, और नेटवर्क आप पढ़ चुके हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप नेटवर्क आपको आता है और आप आराम से इस टाइप के न्यूमेरिकल का आंसर जो है बता दोगे। जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आएगा। थर्टी ओम, देखते हैं और बताओ। देख लेना, नेटवर्क के क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मैं सर को फिर बोलूंगा, है ना, दीप्तांशु सर मिलेंगे तो सर मैंने नेटवर्क का क्वेश्चन दिया था तो बच्चों ने गलत किया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर। अगर मान लो कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, बस उसको कॉन्सेप्ट बता दो ना तो वो भी न्यूमेरिकल का आंसर बता देगा, है ना। वैसे आप भी सभी कॉलेज गोइंग हो लेकिन आप बता सकते हो आंसर, है ना। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा सही है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें, तो आपको 6 पोल दिया है, पहली चीज तो ये। अगर आपको 6 पोल दे रखा है तो बेटा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर होंगे और वो 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बोला मैंने सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स। अब बात करेंगे आगे जाकर, हम सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स की बात करेंगे, अभी तक हमने कोई बात नहीं की सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स की, है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, A = P = 6 हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताओ कंडक्टर कितने हैं, 120 है। तो बताओ पहली चीज मैं यहाँ पर निकालूंगा कंडक्टर पर पाथ। तो बताओ एक पाथ में कितने कंडक्टर हैं, तो होगा 120 डिवाइड बाय 6, यानी आएगा 20 कंडक्टर हैं। एक पाथ में 20 कंडक्टर है, ध्यान रखना, एक पाथ में 20 कंडक्टर है, तो ये 20 कंडक्टर है। और कितने पाथ हैं, तो 6 पैरेलल पाथ हैं। तो इस तरीके से आप 6 पाथ बना लो, ये 6 पाथ है ना। और ध्यान रखना हर पाथ में कितने कंडक्टर हैं, तो यहां पर 20 कंडक्टर है। अब समझना, मैंने आपको बोला कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 ओम है तो बताओ इसका भी 3 ओम है, इसका भी 3 ओम है।
अरे 333 ओम के 20 अगर आप रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तो क्या करोगे, आप एक काम कर लो ना, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास में 3 को आपको 20 बार ऐड करना है, या 20 से 3 को मल्टीप्लाई कर लो। तो बताओ आपके पास में रेजिस्टेंस ऑफ पर पाथ कितना आएगा। इस पाथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा 333 को आप ऐड करना 20 बार, तो यहां पर आएगा 60 ओम। ध्यान रखना, एक पाथ का रेजिस्टेंस 60 ओम है, इसका भी 60 ओम है, इसका भी 60 ओम है, 60 ओम है, 60 ओम है और 60 ओम है। नेटवर्क में आपने इतना पढ़ा होगा बेटा कि इक्वल रेजिस्टेंस अगर हो ना, इक्वल रेजिस्टेंस अगर हो पैरेलल में, तो आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो किसी एक का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय कितने पाथ में इक्वल है उसका डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 10 ओम। क्या आंसर आएगा आपके पास में? 10 ओम। तो ये हो गया होगा, जल्दी से बताओ। क्लियर? समझ में आ गया? जल्दी से बताएंगे समझ में आ गया? क्या आंसर आएगा? 10 ओम। बहुत सारों के आंसर 60 ओम भी आ रहा था। तो जिन जिन के आंसर 60 ओम आ रहे हैं, अभिषेक, अमन, क्लियर सभी को? गलती नहीं करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गलत हो रहा है, जितनी गलतियां करनी है यहां कर लेना है, एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है, बस यही ध्यान रखना है अपने को ना। जितनी गलती करनी है आप यहां पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में आपको यहां पर करवा दूंगा, एग्जाम में गलती मत करना। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ। तो ध्यान रखना, अगर आपको शॉर्ट में करना है इस न्यूमेरिकल को, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना। आर ए का एक फॉर्मूला होता है एक्स इंटू जेड डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो। और अब आप बोलोगे सर शॉर्टकट अगर करने के लिए मुझे फॉर्मूला याद रखना है, तो इससे बेटर तो मैं याद ही ना रखूं। ध्यान रखना, इससे बेटर तो मैं याद ही ना रखूं। एक्स क्या है? किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, एक्स क्या है? एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। जेड क्या है? टोटल कंडक्टर है। पैरेलल पाथ का स्क्वायर करके देख लो, 10 आंसर आ रहा होगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें शॉर्टकट में करना है, हम इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, वहां पर हमारा दिमाग खर्च नहीं करना चाहते, आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे न्यूमेरिकल के लिए जो बिना पेन चलाए आंसर आ सकते हैं, उसके लिए आप फॉर्मूला और याद रखो और माइंड पे टेंशन लो, तो वो नहीं करना है आपको, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला भी है, अगर आप चाहो तो आप याद रख लेना, नहीं तो आपके पास में जो है ये कॉन्सेप्ट सही है आपके पास में ना। अच्छा क्या बोल रहे हो, सर ने 2 पैरेलल का ही बताया था? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। सर ने आपको सभी का बताया होगा। ध्यान रखना, अगर कभी भी ध्यान रखना, रेजिस्टेंस, कितने भी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा लो, कितने भी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा लो, ये लो मैंने 6 लगा दिया। अगर 6 मैंने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, आर 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 और मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो, आप नॉर्मली क्या करते हो, आप करते हो प्रोसेस से। प्रोसेस में कैसे करते हो सर? पैरेलल में हमें पता है कि 1/r इक्विवेलेंट होता है सर 1/r1, सर प्लस 1/r2, सर प्लस 1/r3, सर प्लस 1/r4। इतने में तो भैया आप इतने में करते करते रहोगे ना, उतने में तो एग्जामिनर कभी का आगे, जो मतलब जिसको पता होगा जहां पर मैंने शॉर्टकट बताया है, वो क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएगा, आप एक ही क्वेश्चन में बैठे रहोगे। देखो समझना, अगर मान लो देखो कि सारे रेजिस्टेंस इक्वल है ना, तो ये देखो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सारे इक्वल है, सबको मैंने आर कर दिया है ना। अगर सबको मैंने आर कर दिया तो काम करो 1/r 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 को 6 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6/r ही तो होगा। तो ये 1/r इक्विवेलेंट है 6/r, तो उल्टा कर दो इसको, आर इक्विवेलेंट कितना होगा? r/6 होगा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? r/6 होगा। तो इतना क्यों काम करना है यार, जब भी इक्वल हो, जितने रेजिस्टेंस इक्वल हो उसमें और कितने पाथ में इक्वल है डिवाइड कर देना डायरेक्टली। क्या बोला मैंने? जितने रेजिस्टेंस इक्वल हो, जितने पाथ में इक्वल हो, आप डिवाइड बाय कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जल्दी से बताओ, कर लोगे इस टाइप से? बट इतना नहीं करना है ना, वहां ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट याद रखो क्या रेजिस्टेंस है, कितने पाथ में इक्वल है, आप डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, ऐसे आपको करना है। जैसे मान लो अगर आपको, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है, ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा। वो आपसे बोलेगा एग्जामिनर, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है,
ये एक और रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है। आपको एग्जामिनर बोलेगा यहाँ पर तो है, यहाँ पर आपके पास में 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, और ये बोलेगा आपके पास में 2 ओम, 2 ओम। बताओ यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे ना। अब आप इसको बेचारे को आप क्या करोगे सर, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/2, आप बैठे रहोगे। जिसको पता होगा ना वो क्या बोलेगा, अच्छा सर ये 3 पैरेलल में है तो एक काम करो इसको तो 6/3 कर दो, ये तो 2 बच गया। सर ये 2 पैरेलल में है, काम करो इनको 2/2 कर दो तो ये तो बच गया 1। इसका मतलब इन तीनों का तो आ गया 2 और इन दोनों का आ गया 1, तो 2 और 1 बचा। सर हम एक काम करेंगे, इनका पैरेलल लेते हैं, 2 × 1/2 + 1, यानी आंसर आएगा 2/3। सर हो गया खत्म, समझ में आ गया। अगर कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल पूछे, कितना 3 आंसर कैसे आ रहा है, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अरे अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आपको एग्जामिनर पूछे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आप शॉर्टकट में कर सकते हो ऐसा, इतना आपको पता होना चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूं आपको इतना पता है। चलिए अब हम बात करते हैं, सर आपने से किसी ने बोला भी था कि सर डुप्लेक्स का मतलब जो है वो प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता कि डुप्लेक्स का मतलब क्या है। मैं आपको एक समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से, है ना। चलिए आप मुझे बताओ, अगर मान लो यहां पर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको, ए फोर पोल लिप वाउंड डीसी जनरेटर is 12 conductor and current through each conductor is 1 ampere and voltage is 1 volt, then find total armature voltage एंड करंट। पहले आप इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है। पहले आप इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है। चलिए करंट और वोल्टेज दोनों बताना है आपको। यार इसमें भी आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कोई बोल रहा है सर 4 एम्पियर 12 वोल्ट, कोई बोल रहा है 3 एम्पियर 3 वोल्ट। चलिए समझना बेटा, यहां पर पहले बताओ पोल कितने हैं, 4 पोल हैं। अगर 4 पोल है तो 4 पैरेलल पाथ होंगे, ध्यान रखना 4 पोल है तो 4 पैरेलल पाथ होंगे। तो बताओ यहां पर पैरेलल पाथ कितने, पहले तो बताओ। पैरेलल पाथ जो है वो ए होता है, पोल के बराबर होता है, और वो आपके पास में 4 पैरेलल पाथ होंगे। चलिए 4 पैरेलल पाथ है। अगर आपसे बोल दे बताओ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना होगा, कंडक्टर पर पाथ कितना होगा बताओ। कंडक्टर पर पाथ कितने होंगे, 12 कंडक्टर है, पाथ 4 है, तो 3 कंडक्टर होंगे एक पाथ में। ध्यान रखना 3 कंडक्टर होंगे एक पाथ में, 3 कंडक्टर है ना, 2 और एक और 3 कंडक्टर होंगे एक पाथ में, 3 कंडक्टर होंगे एक पाथ में। लेकिन पाथ तो 4 है ना यार, 3 पाथ क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास 3 कंडक्टर होंगे एक पाथ में, तो मैंने आपको बोला कि एक से कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पियर, यहां से भी 1 एम्पियर, यहां से भी 1 एम्पियर, यहां से भी 1 एम्पियर, तो 4 एम्पियर हुआ ना यार। 1 को 4 बार ऐड करोगे ना। यहाँ का ध्यान रखना, वोल्टेज की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ का वोल्टेज है 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट।
आंसर आएगा 3 वोल्ट। तो क्या आंसर आएगा 3 वोल्ट एंड 4 एम्पियर। क्या आंसर आएगा 3 वोल्ट एंड 4 एम्पियर। चलिए हाँ 3/4 आंसर आपका सही है। तो 3 वोल्ट एंड 4 एम्पियर आपका करेक्ट है। अगर मान लो, ध्यान रखना, अगर मान लो आपने ऐसी वाइंडिंग बनाई, जैसे आपने क्या बोला कि ये वाइंडिंग मैंने बनाई है, अगर आपने इस तरह की वाइंडिंग बनाई, मान लो जो भी आपके पास में एक आपने ये लेप वाइंडिंग बनाई, दो दो कंडक्टर का मैं शो कर रहा हूं, सपोज मान लो आपके पास में आपने इस तरह से एक वाइंडिंग बनाई, ये आपने आर्मेचर बनाया। अगर आप इस सेम आर्मेचर वाइंडिंग को समझना, इसको आप पैरेलल में लगा दो इसके, एक और इधर आपका लोड होगा, आर्मेचर मतलब यहां पर इधर होगा, आर्मेचर पर देना है, ठीक है, टर्मिनल पर लोड होगा। अगर आप इसको यहां पर लगा दो पैरेलल में, तो ये हो जाती है बेटा डुप्लेक्स वाइंडिंग। क्या बोला मैंने? अगर आप सेम वाइंडिंग को उसके पैरेलल में लगा दो तो ये डायग्राम हो जाएगा डुप्लेक्स का। ट्रिप्लेक्स का मतलब है एक और वाइंडिंग को पैरेलल में लगा दो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। तो सिंप्लेक्स डुप्लेक्स का मतलब समझ में आ गया? एक बात जल्दी से बताओ, किसी ने पूछा था कि सर सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स का मतलब क्या है? सिंप्लेक्स का मतलब एक बार, डुप्लेक्स का मतलब दो सेम, ट्रिप्लेक्स का मतलब तीन सेम। आप इस तरीके से बना लो तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स बन जाएगा। चलिए जल्दी से बताओ, क्लियर? क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? यहां पर मतलब बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अभी डुप्लेक्स पर भी अपन करेंगे, और डीसी मशीन मैंने बोला है ट्रांसफॉर्मर से भी ज्यादा क्वेश्चन डीसी में बनते हैं, और वो भी आपको लग भी गया होगा, दिख भी गया होगा कि डीसी में बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल बनाने की, ठीक है। बस आप क्या करो, पैरेलल में वाइंडिंग को कनेक्ट करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में डुप्लेक्स, और कुछ नहीं। चलिए अगले न्यूमेरिकल करते हैं और आप आंसर बताएंगे अब आप खुद जल्दी से। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इन ए 4 पोल ड्यूप्लेक्स लेप वाउंड डीसी मशीन, टोटल आर्मेचर करंट इज वो है आपके पास में 16 एम्पियर। फाइंड करंट थ्रू ईच कंडक्टर। चलिए जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, करंट थ्रू ईच कंडक्टर कितना होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, जल्दी से बताओ। मगर वाइंडिंग के केस में सिंप्लेक्स डुप्लेक्स कैसे होगा? आप वाइंडिंग बनाओ, एक वाइंडिंग के पैरेलल में दूसरी वाइंडिंग बना लो जहां पर हाई करंट एप्लीकेशन होगी, क्योंकि हाई करंट को शेयर करवाने के लिए अपन पैरेलल पाथ प्रोवाइड करा देंगे, एक वाइंडिंग को पैरेलल में लगा देंगे तो डुप्लेक्स हो जाएगा। वैसे मोस्टली जो आपका बनता है मशीन वो सिंप्लेक्स ही बनाते हैं, डुप्लेक्स नहीं बनाते हैं ना, मोस्टली बनाते हैं सिंप्लेक्स। डुप्लेक्स अपन बनाते हैं वेरी हाई पावर एप्लीकेशन में। ध्यान रखना, आपको पता है अभी यूपी में वैकेंसी आई थी TG2 की, है ना, यूपी में TG2 की वैकेंसी आई थी, तकनीशियन जिसको अपन बोलते हैं तकनीशियन। और तकनीशियन में कौन आपके पास में अप्लाई करता है? तो जो आपके पास में ITI वाले करते हैं ना, ITI वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अलाउ थे वहां पर तकनीशियन के अंदर। 800 700 800 वैकेंसी ऐसी कुछ आई थी आपके पास में। तो तकनीशियन वाला जो है ना, उसमें अभी इस वाले पेपर, अभी तो पेपर होगा, इससे पहले जो पेपर हुआ था उस पेपर में क्वेश्चन आया था तकनीशियन वाले में। आप बोलो ITI वालों को इतना लेवल का क्वेश्चन पूछा है, तो आप पर तो इंजीनियर हो यार, आप लोग तो सब कुछ आंसर बता सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपके पास में जो है, अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आंसर क्या होगा आपके पास में? मैंने आपको लिखा है करंट थ्रू ईच कंडक्टर, जब भी निकालना है ना शॉर्टकट में, तो क्या कर सकते हो बताओ? करंट थ्रू ईच कंडक्टर, तो वो मैंने आपको लिखाया था IA डिवाइड बाय A कर देना बेटा, है ना।
IA डिवाइड बाय A कर देना। IA कितना है टोटल आर्मेचर करंट, वो है 16 एम्पियर। बस पैरेलल पाथ जो है उसका ध्यान रखना, गलती से पैरेलल पाथ अब आप यहाँ पर जो है पोल के बराबर मत करना, 2 टाइम्स ऑफ पोल करना, क्योंकि डुप्लेक्स है। तो 8 आपके पास में होंगे, डिवाइड बाय 8 करोगे तो 2 एम्पियर आएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास में? 2 एम्पियर। करने में तो आप ऐसे कर सकते हो ना, मुझे पता है आंसर आप सभी निकाल दोगे। अगर प्रैक्टिकली समझना है ना, प्रैक्टिकली यहाँ समझ सकते हो। 4 पाथ है, 1 2 3 4 पाथ है। टोटल करंट यहाँ पर कितना आ रहा है बताओ? 16 एम्पियर। इधर से कितना आएगा बताओ? 8 एम्पियर। प्रैक्टिकली समझना बता रहा हूँ मैं। 8 एम्पियर इधर से आएगा, 8 एम्पियर यहाँ से आएगा। 8 एम्पियर में से 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो 2 एम्पियर यहाँ से, 2 एम्पियर यहाँ से, 2 एम्पियर यहाँ से, 2 एम्पियर यहाँ से। प्रैक्टिकली समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो। और अगर आपको नहीं बिना समझे आंसर निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ये जो जितने भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं सभी को क्लियर है कि अगर फ्यूचर में आपको इस टाइप का कभी न्यूमेरिकल मिलेगा तो अब आप कर लोगे। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी के कॉन्सेप्ट बन गए होंगे कि कैसा न्यूमेरिकल पूछेगा, कैसे उसको स्टार्ट करना है। एक बार जल्दी से बताएंगे। और अगर आपको समझ में आ गया है और टाइम भी हो गया है, अभी लेप वाइंडिंग खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, लेप वाइंडिंग अभी भी है, वेव वाइंडिंग भी है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है अपने पास में। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार जल्दी से बता दो, वही एक बार हार्ट का सिंबल बनाकर बता दो कैसा लगा आज का सेशन आपको। और एंड करते हैं अपन आज का सेशन यहीं पर। कल अपन फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक आध न्यूमेरिकल अभी और बनता है, वो मुझे आपको करवाना है। फिर वेव वाइंडिंग अपन करेंगे और उसके बाद में जो है अपन पढ़ेंगे अपना आगे जनरेटर इक्वेशन, जनरेटर क्लासिफिकेशन, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है ना। चलिए गाइस, तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।